हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 की साइंस की क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 मृदा, भाग 3 इसका हम करेंगे। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में जान लिया था और सॉइल के जो टाइप्स थे उसके बारे में जानकारी ले ली थी। कुछ हम मृदा के गुण पढ़ रहे थे जिसमें से दो प्रॉपर्टीज़ हमने हमारी लास्ट वीडियो में क्लियर कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे मृदा की जल धारण क्षमता के बारे में। जल धारण क्षमता का अर्थ क्या होता है? जल धारण क्षमता किसे कहते हैं? मृदा जितना जल एब्जॉर्ब कर पाती है, जितना अवशोषित करने की मृदा की क्षमता है, जितना वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगी, उसके बाद वो क्या करेगी, पानी को अपनी कणों से बाहर निकाल देगी या नीचे वाली लेयर में भेज देगी। आप कोई भी मृदा लेते हो, आपको जब हमने मृदा का स्ट्रक्चर पढ़ा था उस स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मृदा के अंदर छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं। मृदा के कणों के बीच में छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं। इन रिक्त स्थानों में या जब मृदा सूखी होती है तब उसमें वायु भरी होती है और जब इसमें हम जल डालते हैं तो ये जल उस वायु का स्थान ले लेती है। तो इस तरह से मृदा के कणों के बीच में जल रुक जाता है और जितना मृदा के कणों में जल को रोकने की क्षमता होती है अपने अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? जल को रोकने की क्षमता, यानी कि जल धारण क्षमता। ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज के थ्रू, इस एक्टिविटी के थ्रू इसको अच्छे से समझ सकते हैं। किसी भी मृदा के जल धारण क्षमता को ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक फनल लेंगे, एक कीप लेंगे, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में दिखाए अनुसार आपको क्या करना है, एक कीप लेना है। ये कीप के अंदर एक फिल्टर पत्र को शंकु आकार में मोड़कर कीप के अंदर फिक्स कर लेना है और उसके बाद उसके अंदर एक मृदा की फिक्स क्वांटिटी आपको लेनी है। 50 ग्राम हम मान लेते हैं, मृदा को तोल कर ले लेते हैं। तो मृदा को 50 ग्राम तोलकर आपको इस फिल्टर पत्र के अंदर बिछा देना है अच्छे तरीके से। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक जल ले लेंगे, एक बीकर में जल लेंगे और जल की भी क्वांटिटी आपको नोट कर लेनी है। मान लो आप ले लेते हैं 200 ml जल या 100 ml जल ले लेते हैं और उसको आपको क्या करना है, ड्रॉपर की सहायता से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ड्रॉपर की सहायता से आपको बूंद बूंद करके मृदा में डालना है। और ये डालते समय ये भी ध्यान रखना है कि मृदा केवल एक ही जगह पर ना डाले जल, आपको पूरी मृदा में पूरी तरह से मृदा को भिगोते हुए उस जल को डालना है। अब आप क्या होगा, आपने क्या सोचा कि इसमें क्या हो सकता है? तो ये जो मृदा अंदर डाली हुई है, ये मृदा धीरे धीरे उस जल को सोखने लगेगी। जितना ड्रॉप बाय ड्रॉप आप पानी डालोगे वो मृदा उस जल को सोख लेगी और जब वो जल को सोख लेगी तब क्या होगा, ये मृदा पूरी तरह से गीली हो जाएगी। जब उस मृदा की जल को सोखने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, यानी मृदा पूरी तरह से गीली हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, बूंद बूंद करके जल जो है वो फिल्टर पत्र की सहायता से नीचे कीप के फनल निचले हिस्से से होते हुए बीकर में वो जल एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये जो जल आपने जो जल की क्वांटिटी ली है वो आपको ज्ञात है, मृदा का जो भार लिया है वो आपको ज्ञात है और नीचे जो बीकर में जल आ रहा है उसको भी आप तोल लेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? मृदा की जल धारण क्षमता को आप कैलकुलेट कैसे करोगे? हर मृदा एक जैसा जल तो नहीं धारण कर सकती, या एक जैसे जल धारण क्षमता हर मृदा की नहीं होती है। हर मृदा के अंदर जो रिक्त स्थान होते हैं वो अलग अलग तरह से प्रेजेंट होते हैं, किसी में रिक्त स्थान ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो हर मृदा की जल धारण क्षमता अलग अलग होती है। तो उसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के मृदा के नमूने लेंगे और इसी क्रिया को आप बार बार दोहराएंगे हर मृदा के नमूने के साथ। और जो एकत्रित जल है, उस ये तीनों डेटा जो आपने लिया, सबसे पहले आपने क्या लिया, मृदा का जो भार लिया था, मृदा का द्रव्यमान भार। मृदा का द्रव्यमान भार आपने जो लिया है वो 50 ग्राम। ठीक है, सेकंड आपने क्या लिया, मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन, यानी कि जो जल आपने स्टार्टिंग में लिया ड्रॉपर की सहायता से, वो जल वो आपने तोल लिया था, वो कितना था, 100 ml लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या लिया, मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन, यानी कि वो जो बीकर में रिसने के बाद जो बीकर में इकट्ठा हुआ था वो जल आपने लिया है, वो बचा आपके पास, मान लीजिए 80 ml बचा है। ठीक है, तो अब मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन कितना होगा? जो जल आपने लिया और मृदा ने उसमें से कुछ जल रोक लिया अपने अंदर और नीचे बाकी का जल बीकर में से नीचे होते हुए नीचे आ गया, तो जो आरंभिक आयतन है उसमें से आप अंतिम आयतन को माइनस करेंगे तो आपके पास मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से मृदा द्वारा अवशोषित जल का आइटम जो आता है वो ml में आता है 20 ml। लेकिन ये बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1 ml जल का जो द्रव्यमान होता है वो 1 ग्राम के बराबर होता है। तो 1 ग्राम के बराबर है तो इसका मतलब 20 ml जल का द्रव्यमान कितना होगा, भार 20 ग्राम। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, कन्वर्ट हो जाएगा। 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो 20 ml इज इक्वल टू 20 ग्राम। वेरी इजी। ठीक है, अब क्या होता है, तो अवशोषित जल का प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है आरंभिक आयतन माइनस अंतिम आयतन, किसका, जल का। ठीक है, आरंभिक जल जो आपने लिया माइनस बीकर में जो जल बचा वो, अपॉन डिवाइड करेंगे इसको किससे, मृदा के द्रव्यमान भार से जो आपने लिया था स्टार्टिंग में फिक्स 50 ग्राम, और इंटू 100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो इंटू 100 करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ गया आपका 20/50 इंटू 100, इसका मतलब ये आ गया आपका 40%। तो 40% मृदा की जलधारण क्षमता आ गई। इस क्रिया को और इस गणना को आप हर एक प्रकार की मृदा के साथ दोहराएंगे तो उस मृदा की जलधारण क्षमता आप ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो भी डेटाज आपको दिए जाए उसको आप दिए गए सूत्र में रखें और उससे मृदा की जलधारण क्षमता ज्ञात कर लें। नेक्स्ट आता है आपका मृदा और फसलें। आप ये जानते हैं कि मृदा का फसल के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में आपको चिकनी मृदा दिखाई देगी, कुछ में काली होगी, कुछ में दोमट होगी, कुछ में बलुई होगी और कुछ में मिक्स होती है। कैसे, जैसे बलुई दोमट हो गई, बलुई मृणमय हो गई, या क्या हो जाता है कि दोमट बलुई हो गई, इस तरह से। तो हर एक जगह की अपनी एक मृदा अलग अलग टाइप की होती है। और जो पवन है, वर्षा है, ताप, प्रकाश, आर्द्रता, ये सारे जो जलावायवी घटक हैं ये सभी मृदा को प्रभावित करते हैं। यानी इनके कारण ही मृदा का ये अलग अलग रूप बनता है। क्योंकि आपने जब पढ़ा था कि मृदा, मैंने आपको बताया था कि मृदा किस प्रकार से बनती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है मृदा के बनने में पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता का। तो इन सभी के कारण मृदा की जो सॉइल प्रोफाइल होती है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है और मृदा संरचना में परिवर्तन लाती है। तो जलावायवी कारक और मृदा के जो घटक है ये सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र के विशेष उगने वाली वनस्पति और फसलों का निर्धारण करते हैं। तो कैसी फसल कहाँ पर किस तरह की फसल उगेगी वो डिपेंड करता है कि एक तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है और उसका वहाँ की सॉइल कैसी है, मृदा कैसी है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है किसी भी फसल का निर्धारण वहाँ की जलावायवी कारक और मृदा के घटक करते हैं सम्मिलित रूप से। अब गेहूं और चना के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है, तो देखिए मृणमय मृदा यानी कि चिकनी मिट्टी जो होती है और दोमटी मिट्टी जो होती है, ये दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। ऐसा क्यों, इन दोनों मिट्टी की क्या खासियत है, तो देखिए इन दोनों मिट्टी की जल धारण क्षमता अच्छी होती है और गेहूँ और चना इन दोनों को जल बहुत ज़्यादा चाहिए और ह्यूमस जल ज़्यादा चाहिए। इसका इट मीन्स पर्याप्त मात्रा में जल चाहिए। जब मिट्टी ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए और मिट्टी ज़्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से उचित जल धारण क्षमता वाली मृणमय और दुमिट्टी मृदा जो होती है वो गेहूँ और चना के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, उपयुक्त होती है। ह्यूमस से समृद्ध दोमट मृदा आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमस से भरपूर होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है, इसलिए ह्यूमस से समृद्ध अत्यधिक उर्वर मृदा गेहूँ और चना के लिए उपयुक्त होती है। इसी तरह से चावल के लिए कौन सी होती है, मृत्तिका यानी कि बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी, बहुत ज़्यादा जल धारण क्षमता उसमें होनी चाहिए चावल के लिए। मृत्तिका, चिकनी मिट्टी और जैव पदार्थ से समृद्ध अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा चावल की फसल के लिए आदर्श होती है। ठीक है, नेक्स्ट दालों की फसल। आप जैसा कि चित्र में देख ही पा रहे हैं कि चावल की जो फसल होती है वो हमेशा पानी में, इतना है पानी होना चाहिए फसल खेत के अंदर, तब वो बोई जा सकती है और उसको वापस रिपोर्ट करना कहते हैं। यानी कि उसके जो पौधे नए नए सीडलिंग्स उगते हैं उनको वापस से खेत में लगाया जाता है अलग अलग करके। तो इसलिए चावल की फसल के लिए जल धारण क्षमता वाली अच्छी मृणमय मृदा चाहिए होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका दालों की फसल। तो चने के बारे में हमने पढ़ा, उसको छोड़कर बाकी की जो अन्य दालें होती है, मसूर समेत जो अन्य दालें हैं, उन सब के लिए दोमटी मृदा की आवश्यकता होती है जिनमें से जल निकासी आसानी से हो सके।
कपास की फसल जो होती है वो बलुई दोमट, आपने देखा होगा कपास सामान्यतः काली मिट्टी में उगाई जाती है, तो उसके लिए बलुई दोमट जैसी मृदा होती है। और दोमट मृदा जो होती है वो अत्यधिक उपयुक्त होती है जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो सके। देखो हमने पढ़ा था कि दोमट मृदा जो होती है वो क्या करती है, जल को धारण भी करती है उचित मात्रा में, और उसमें बलुई मिक्स होती है, बड़े बड़े कण उसमें मिक्स होते हैं, इसलिए वो वायु को भी अच्छे से धारण कर पाती है। तो उचित पर्याप्त जल की निकासी हो जाती है और उचित वायु की धारण क्षमता होने की वजह से ये क्या करती है, कपास की फसल को वृद्धि करने में सहायता करती है। तो बलुई दोमट और दोमट मृदा कपास की फसल के लिए उचित मानी जाती है। तो ये मृदा के बारे में पूछा जा सकता है, कौन सी फसल के लिए किस प्रकार की मृदा चाहिए, ये इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आपका दे रखा है, छोटा सा टॉपिक दे रखा है, मृदा अपर्दन। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन वर्ड का मीनिंग होता है कटना, कटान, हटाना। ठीक है, तो विभिन्न कारणों से, अब कारण के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी हम डेफिनेशंस में ये बता सकते हैं कि विभिन्न कारणों से मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ऊपरी उपजाऊ परत जो होती है वो मृदा की, देखिए वो अपने स्थान से उड़कर या हट जाती है, किसी भी कारण से वो अपने स्थान से हटकर या उड़कर स्थानांतरित हो जाती है, वहाँ गड्ढा बन जाता है, मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं। ठीक है, ये मृदा का कटान भी कहलाता है। अब कैसे होता है ये? शीर्ष मृदा जो उपजाऊ मृदा होती है वो अगर नहीं रहेगी, कितनी इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था शीर्ष मृदा के कारण ही पादप उग पाते हैं। शीर्ष मृदा ह्यूमस से भरपूर होती है, पोषक तत्व देने वाली होती है, अगर यही मृदा नहीं होगी तो आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मृदा अपर्दन के मुख्य कारण क्या है? कुछ मानवीय कारणों की वजह से होता है, कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से होता है। तो मानवीय कारण कौन से हैं? खनन क्रिया, मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो खनन क्रिया है, निर्माण कार्य है, वनोन्मूलन है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शंस वर्क होता है वहाँ पर भी ऊपरी मृदा जो है वो नष्ट हो जाती है क्योंकि गड्ढा खोदना होता है। प्राकृतिक कारण जो है वो आंधी तूफान, बाढ़, वर्षा, जंगलों में लगी आग, बहुत तेज़ आंधी आती है, बाढ़ आती है तो मिट्टी को बहा कर ले जाती है ना, तो ये मिट्टी को उड़ा कर या बहा कर ले जाती है। जंगलों में आग लग जाती है जिसके कारण वन नष्ट हो जाते हैं। आप जानते हैं कि वन की जो जड़ें होती है, वो पेड़ पौधों की जड़ें वो मिट्टी को बांध कर रखती है, और जब वो बांध की कर रखेगी ही नहीं, पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो मिट्टी हो जाएगी भुरभुरी नरम, वो किसी भी प्रकार से छोटे छोटे कारणों से उसकी ऊपरी मृदा हटती चली जाएगी। इस वजह से मृदा का अपर्दन बढ़ता चला जाएगा और उपजाऊ परत के हट जाने से मरुस्थल बढ़ेंगे, बंजर हो जाएगी ज़मीन और मरुस्थलीकरण बढ़ जाएगा। ठीक है, मृदा अपर्दन के कारण उपजाऊ मृदा के नष्ट होने से वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मरुस्थलीकरण बढ़ता है। मृदा अपर्दन को रोकने के क्या उपाय है? तो एक ही उपाय है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण। मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मृदा को बांध कर रखती है जिससे उपजाऊ शीर्ष मृदा बहकर या उड़कर नहीं जा पाती है। मृदा अपर्दन को रोकने में वन भी सहायता करते हैं। वन भूमि के चराई पर अगर हम रोक लगा दें, क्योंकि वन इम्पॉर्टेंट है, सारा काम वहीं पर आकर रुक जाता है कि इम्पॉर्टेंट क्या है, वन है। ठीक है, तो वन भूमि के चराई पर रोक लगनी चाहिए। पशुचारण की वजह से क्या होता है, मिट्टी पर जो जमी हुई घास होती है वो क्या करती है, उखाड़ ली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, नरम हो जाएगी और बहुत जल्दी उड़ जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती बनाकर, पहाड़ी क्षेत्रों में जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ जल के बहाव के कारण मिट्टी बह जाती है। अगर वहाँ पे जल के बहाव वाले क्षेत्र में क्या कर दिया जाए, पेड़ पौधे उगाकर सीढ़ी नुमा खेती कर दी जाए तो क्या होगा कि वहाँ की जो मिट्टी है वो जमी हुई रहेगी और वहाँ पर मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। तो ये है मृदा अपर्दन को रोकने के उपाय। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके।